नमस्कार आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज दिनांक है 16 जून 2024। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसकी प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। प्रथम प्रश्न पत्र जीएस पेपर 1 हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि जीएस पेपर 1 आप सभी का अच्छा हुआ होगा और जीएस पेपर 2 भी आपका अच्छा जा रहा होगा। अब यहां पर आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जीएस पेपर 1 को देखने के बाद में जो एक रुझान है, वो रुझान ये है कि जो प्रश्न पत्र है वो आपका ना तो बहुत डिफिकल्ट, ना तो बहुत मुश्किल है, ना तो बहुत आसान है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर में कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कितने प्रश्न यहाँ पर आए थे और उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है संभावित उत्तर, क्योंकि कुछ प्रश्न तो हमेशा ऐसे होते हैं जिनको लेकर के थोड़ा बहुत संदेह की स्थिति बनी रहती है। अगर आप यहाँ पर देखें पहला प्रश्न, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, दल है और उसके नेता है। आसान सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़े से ज्ञान के आधार पर बहुत आराम से इसे किया जा सकता था। प्रश्न आप देखें, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी जिसको हम देखते हैं, उसके पहले का जो दल है जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, वो भारतीय जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके बड़े नेता हुआ करते थे। तो यहाँ पर आजादी जो आधुनिक भारतीय इतिहास है और आधुनिक भारतीय इतिहास के तत्काल पश्चात की जो भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन है, मतलब सीधा एनसीईआरटी के ज्ञान के आधार पर भी 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसके अध्ययन के आधार पर भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी जी आप जब भी आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो कांग्रेस के अंदर में आपको दिखते हैं, बड़े नेता के तौर पर दिखते हैं। आजादी के बाद में हम लोग देखते हैं कि राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के रूप में उभर के हमारे सामने आते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर में उनका नाम आता है। और सोशलिस्ट पार्टी जिसको हम आधुनिक भारतीय इतिहास में ही पढ़ते हैं, कांग्रेस को पढ़ते हैं हम। कांग्रेस के अंदर में नेहरू रिपोर्ट को जब पढ़ना शुरू करते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि के उभार को पढ़ना शुरू करते हैं, समाजवाद के विचारों का असर, भारत में समाजवाद का प्रसार किस तरीके से हुआ, कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के अंदर किस तरीके से आया, वामपंथ का उदय और विकास, इस मुख्य टॉपिक के अंदर में तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हमारे सामने आती है। और इसके अंदर में आचार्य नरेंद्र देव एक बड़े नेता के तौर पर दिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा वाला गलत है, चौथा वाला भी गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम बिल्कुल सही है। ऐसे में 1 और 3 सही है। इसमें केवल 2 कथन जो है तो केवल 2 युग्म यहाँ पर सुमेलित हो जाते हैं। इसके अलावा आप आगे देखें, अगला प्रश्न देखें, आसान सा प्रश्न है। क्योंकि संवैधानिक विकास इस विषय को हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर भी देखते हैं, राज्य व्यवस्था के अंदर भी पढ़ते हैं, राइट। ऐसे ही इस प्रश्न को भी अगर आप देखें तो ये भी राज्य व्यवस्था के साथ भी जुड़ता है। आजादी के अंदर में जो आधुनिक भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में भी जाके जुड़ता है। तो आप यहां पर देखें, आसान सा एकदम प्रश्न था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। उनके ठीक पहले जो अस्थाई सभापति थे, अस्थाई सभापति बहुत प्रसिद्ध नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, राइट। डी इसका सही जवाब था। आगे आप देखें, आसान से दोनों क्वेश्चन शुरुआत के आसान है। आप देखें, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। अधिनियम संवैधानिक विकास, इसका मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत संवैधानिक विकास को पढ़ते हुए। सीधा प्रश्न है, मैं क्लासेस में भी लगातार बोलता रहता हूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। लगभग प्रत्येक वर्ष पिछले 6-7 वर्षों में आप देखिए, हमको हर वर्ष कोई ना कोई एक क्वेश्चन दिख ही जाता है। आप यहाँ देखें,
इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बहुत पॉपुलर क्लॉज है, हालांकि ये संघ बन नहीं पाया था लेकिन प्रावधान तो किया गया था। पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके अलावा रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था, जो कि गलत है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, दूसरा गलत है और पहला वाला सही है, तो केवल एक यहाँ पर सही था। आगे आप देखिए मध्यकालीन भारत। अब इसको आधुनिक भारत में क्यों रखा है, क्योंकि जो टॉपिक है भारत में यूरोपियनों का आगमन, वो पढ़ाते कहाँ पर है हम आपको। इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं मुख्य रूप से आपको हम आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ में। पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, डेनिश लोगों का आगमन, इन सबको और उनको उस टॉपिक को पढ़ते हुए हम लोग वहां पर देखते भी हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय आते हैं। अब भटकल का क्षेत्र, पश्चिमी घाट के तरफ का क्षेत्र, जब कृष्णदेवराय का आगमन होता है तो पुर्तगालियों के साथ मित्रता की जो एक यात्रा है उसका आगाज होता है। अल्बुकर्क और कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध हैं और इन संबंधों का लाभ उठाते हैं कृष्णदेवराय। घोड़ों की आपूर्ति को रोक देते हैं बहमनी राज्य को, उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। बड़ा अच्छा विषय रहता है जिसको हम लोग मध्यकाल के अंदर भी पढ़ते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर भी पढ़ते हैं। जवाब क्या था इसका, कृष्णदेव राय। आसान सा क्वेश्चन। आधुनिक और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संगम पर स्थित आधुनिक भारतीय इतिहास से अधिक जुड़ा हुआ प्रश्न। आगे आप देखें, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण, इकोनॉमिक हिस्ट्री, औपनिवेशिक कॉलोनियल इकोनॉमिक हिस्ट्री, औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास में खूब पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखें, कॉर्नवालिस ने जो राजस्व संग्रहण के संदर्भ में कार्य किए उनके संदर्भ में आपको विचार करना है। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अब देखिए, जिस समय कॉर्नवालिस कार्य कर रहा था 1786 से 93 के बीच में, तो रैयतवाड़ी के संदर्भ में कुछ एक्सपेरिमेंट 12 महल वगैरह के अंदर में हम देखते हैं मद्रास के क्षेत्र के अंदर में। लेकिन रैयतवाड़ी प्रॉपर्ली एक होता है ना, पूर्ण रूप से विकसित रूप में हमारे सामने आती है 1820 में। और किसानों के जो वेलफेयर के लिए जो कार्य है कि फसल खराब हो गई तब क्या होगा, ये मुख्य रूप से हमको दिखता है 19वीं सदी के अंदर में। और वो भी 19वीं सदी का जब मध्य आता है, मतलब 1850, तो 1850 के उसमें बाद में ही जाकर के हम देखते हैं किसानों के राहत के लिए प्रॉपर्ली जो नीतियां हैं वो आकार लेना शुरू करते हैं। तो कॉर्नवालिस के समय एक तो रैयतवाड़ी का सीधे उससे संबंध है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये राहत आदि की नीतियां जो है, भुगतान में छूट से आदि की नीतियां हैं, ये मुख्य रूप से आकार लेंगी 19वीं सेंचुरी में। कॉर्नवालिस दिखता है 18वीं सेंचुरी में। तो थोड़ा संदेह रहता है, लेकिन यहां पर एक सामान्य जो ज्ञान है उसके आधार पर पहले को हम गलत मान के चलते हैं, क्योंकि कहीं पर भी स्पष्ट रूप से संबंध में जानकारी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। जो जितना भी अध्ययन है अलग अलग पुस्तकों का, वो निचोड़ यही कहता है कि पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि रैयतवाड़ी के साथ कॉर्नवालिस का सीधे तौर पर संबंध ही स्थापित नहीं होता है, अप्रत्यक्ष संबंध है। आप आगे और देखें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने आया था, बिल्कुल सही बात है। और इसके अधीन अगर जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उससे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। इसी को आगे थोड़ा सा और विस्तार दिया जाएगा बाद में, जहां पर सूर्यास्त कानून शब्द का आप प्रयोग देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये चीज चल पहले से रही थी। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन, दूसरा वाला सही है, तो बी इसका सही जवाब है। अब अगर आप एक बार फिर से देख लें तो पहले में हमने क्या देखा है, केवल 2 सही थे, ठीक है। दूसरे में डी सही था, 11th ये है। ये सेट बी को हमने आधार बनाया है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर था इस सेट के अंदर में, और इसमें केवल एक कथन यहाँ पर सही था, ठीक है। और इसके अलावा 36 नंबर में आप देखें कृष्णदेवराय सही थे यहाँ पर। इसके अलावा कॉर्नवालिस रेवेन्यू कलेक्शन में आप देखें तो इसमें केवल दूसरा वाला सही था। तो यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास से कुल मिलाकर के हमने 5 प्रश्न देखे। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं किसी को कहूं
तो इसमें अगर एक क्वेश्चन मैं रखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 37 को आप बहुत डिफिकल्ट कह सकते हो। बाकी 4 प्रश्न आसान है, बहुत आसानी से होने वाले थे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो चलिए 12वें को भी रख देते हैं, तो 5 में से फिर भी 3 आसान है। लेकिन ऐसा कहना कि बहुत डिफिकल्ट था, हो ही नहीं सकता था, ये गलत बात होगी। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से इसको किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अब आधुनिक भारतीय इतिहास पर अन्य विषय, इन सब के वीडियोस हम लोग लगातार अपलोड करते रहेंगे और आज शाम तक आपके पास पूरे पेपर का एनालिसिस आ जाएगा। राइट, तो बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं सुजीत वाजपेयी आपसे विदा लेता हूं और दूसरे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री के जो और पार्ट है उनके एनालिसिस के साथ में मैं मिलता हूं आपसे दूसरी क्लास में। अभी बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू।